कि फूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का। हाय रे काले हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का, फूटी तकदीर मेरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है मनोज चौधरी। दर्शकों, जनरली ये नाम लड़कों के लिए संबोधित किया जाता है, लेकिन आज जो मेरा संबोधन है, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो एक लड़का नहीं, एक लड़की हैं। वो एक गायिका हैं, देहाती जगत में वो रागनी गाती हैं, उनका एक मुकाम है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफर और रागनी के क्षेत्र में जो उनकी एक यात्रा रही है, उन सब तमाम बातों पर उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मनोज चौधरी मैडम से। मनोज चौधरी जी, नमस्कार। जी नमस्कार। आपको और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। आपके चैनल के लिए, रेपुटेशन मीडिया जो आपका चैनल आपने बनाया है, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ करती हूँ कि जिस मकसद के लिए, जिस कामयाबी के लिए आपने ये एक चैनल बनाया है, या जिस कामयाबी के लिए आप मेहनत करते हैं, उसमें ज़रूर कामयाब हों। चलिए साहब, थैंक यू। ये सब आप देहाती जगत के, रागनी के क्षेत्र के, हरियाणवी कला से जुड़े हुए लोग हैं। उन सब लोगों के जीवन का संघर्ष और जीवन हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके श्रोता हैं, वो सब आपके बारे में जाने। जी जी, तो यही हमारा प्रयास रहता है। जी। तो मनोज चौधरी जी, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ की हैं? जी, अगर मेरे पैतृक गांव की बात आप करें जी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में मेरा गांव है। खैर से आगे वो पड़ता है। लेकिन अगर प्रेजेंटली मैं जहाँ रहती हूँ मेरे माता पिता के साथ, वो गांव है मौर, नियर जेवर, उत्तर प्रदेश। वो अलीगढ़ का लास्ट गांव है। वहाँ से दूसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, बुलंदशहर, नोएडा। ये तो मम्मी पापा मेरे वहीं रहते हैं। शादी मेरी पलवल के पास जोधपुर गांव में हुई है। ओके, शादी आपकी जोधपुर जो पलवल जी जी, हाँ, वहाँ हुई है। तो घर में आपके वहाँ मायके में कौन कौन लोग? मेरे माता पिता हैं, भाई हैं, 2 भाभियां हैं, सिस्टर थी मुझसे बड़ी, उनकी शादी हो गई। 2 बहन 2 भाई। 2 बहन 2 भाई। तो फादर आपके? मेरे फादर एक बहुत ही सिंपल से आदमी और एक बिल्कुल मीडियम लेवल के फार्मर हैं, किसान परिवार से मतलब। तो भाई वगैरह? वो फिलहाल वो भी खेती करते हैं। ओके। मेरे भाइयों ने जॉब की कोशिश भी की थी, लेकिन हाँ, कोई नहीं, वो मतलब एग्रीकल्चर से एसोसिएट हैं। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही? मैंने बीए की थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं बीए सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने शादी कर ली। मैंने फाइनल के एग्ज़ाम यहीं से दिए थे। फिर मैंने बीएड की, लेकिन जब मेरे बीएड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, उससे 2 दिन पहले मेरे देवर की डेथ हो गई थी। तो मैंने फिर स्टडी छोड़ दी। मतलब बीएड आप क्वालीफाई नहीं हुआ? हाँ, मतलब अधूरा ही रह गया वो, बिल्कुल। ओके। तो बचपन आपका वहीं उसी गांव में गुजरा? हाँ जी। पढ़ाई कैसी थी आपकी? पढ़ाई में कैसी? मैं मौर में, मैंने फर्स्ट क्लास से ही मौर में ही पढ़ाई की है। गांव का ही स्कूल था उस समय। 8th क्लास तक मैं गांव में पढ़ी, हिंदी मीडियम स्कूल में। उसके बाद मैं जट्टारी, हमारा कस्बा है, वहाँ मैंने 12th तक पढ़ाई की। बीए मैंने की थी यहाँ, कुराना पड़ता है टप्पल के नज़दीक में, वहाँ से। तो बस। तो रागनी के क्षेत्र में आप कैसे आई? रागनी मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी, तो करमपाल शर्मा जी का आपने नाम सुना होगा, मंजू शर्मा जी। हाँ, तो उनकी रागनियाँ सुनते थे मेरे पिताजी। उन्हें रागनियों का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। वो, मेरी आवाज़ अच्छी थी। मैं स्कूल के फंक्शंस होते हैं जो, उनमें ज़रूर भाग लेती थी हमेशा। मेरे एक टीचर थे, ओम प्रकाश उनका नाम है, आज भी हैं, देवदत्त शर्मा जी हमारे प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे उस समय बहुत फोर्स किया कि तेरी आवाज़ अच्छी है, गा सकती है। मैंने उनके कहने से, मतलब एक मन में मेरे वो चाटी लग गई कि हाँ, मुझे गाना चाहिए। एक तलब लग गई मुझे भी। तो मैंने धीरे धीरे गाना शुरू किया। हमारे गांव में भागवत होती थी, तो कीर्तन होते थे रात को, वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की।
मैं छत पे बैठ के फिल्मी गाने गाया करती थी। उस समय गर्मियों की जो रातें हुआ करती थी गांव में, तो मेरे पापा कहते थे बेटा हो जा शुरू तो हाँ, तो मैं फिल्मी गाने गाया करती थी। मुझे रागनी का नहीं पता था कि क्या होती है, कैसी होती है। जब मैंने शुरू में रागनियों को सुना और गाने की कोशिश की तो मुझे बहुत हार्ड लगता था। शब्द ही हरियाणवी शब्द मुझे बोलने भी नहीं आते थे, गलत सलत ऐसे ही बोल देती थी। तो स्कूल टाइम से मैंने शुरुआत की। तो क्या गाने गाते थे आप? मैं गाना गाती थी फिल्मी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कुछ सुनाए हमारे श्रोताओं को। वो गाना मुझे आज भी उतना ही पसंद है। तो मेरे पड़ोसी जो होते थे वो बैठ जाया करते, तो मैं स्टार्ट हो जाती थी। बच्ची थी, शर्म मुझे लगती नहीं थी, तो फिर मैं ये गीत गाती थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये सॉन्ग मैं गाती थी। आपकी स्टार्टिंग बॉलीवुड सॉन्ग से आप गाती थी? मतलब मैंने शौक में गाया था। स्टार्टिंग तो मेरी भजन से हुई थी। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे स्टार्टिंग का भजन गाया था वो गाया था श्रवण जैसा पुत्र नहीं और कौशल्या सी माता रे। सुनाइए इसके कुछ बोल। श्रवण जैसा पुत्र नहीं और कौशल्या सी माता रे, इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे, इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। ये मेरा भजन था। मैं गाती थी मतलब ये बॉलीवुड और भजन टाइप में, तो रागनी की समझ कैसे, मतलब आपको बताया रागनी के बारे में किसी? नहीं, रागनी सुनते थे पड़ोस के लोग बैठ के। तब एक ही टीवी होता था, सारा मोहल्ला बैठ के देखा करता था। तो मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती थी रागनी, बोले तू भी गा सकती है ये जी। तो मेरे गांव में दशहरे के बाद 2 दिन कार्यक्रम होते हैं, तो पहले वो नौटंकी करवाते थे जी। उसके बाद उन्होंने रागनी शुरू करी। तो कौशिंदर और ऋषिपाल जी आए सबसे पहले, प्रीति दीदी हैं बुलंदशहर की, उन्हें लेके। तो मैं अपने मन में सोच रही थी, उन्हें देख के मेरे पैर कांपने लग जाते थे। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो डर लगता था उस समय। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, लिखी मैंने कौशिंदर जी की रागनी, एक रागनी थी तू अपने कॉल ते आउट है, ऐसे करके उसके शब्द थे, वो मैंने लिखी। और उन्हें सुन सुन के मैंने ट्राई किया घर पे ही, पहले लिखती फिर वो बोलते उनके पीछे, उसे वहीं रोक के फिर मैं उनके पीछे गाती, ऐसे मैंने कोशिश की। उसके बाद लेकिन उसमें एक चीज रही कि स्टार्टिंग में ही मेरे पापा मुझे ऋषिपाल खदाना जी के पास लेके गए थे जी। और वहाँ उन्होंने मुझे हारमोनियम पे बैठ के रियाज करवाया। जो सरल सरल बहुत ही इजीली जो तर्जें थी वो मैंने शुरू में गाई, हार्ड मुझे नहीं गाई जाती थी। तो रियाज मुझे मेरे पड़ोसी गांव के थे, सुंदर भैया, प्रेमवीर, बंटी, ये 2-3 नाम थे, वो मुझे बहुत बहुत रियाज करवाते थे। गलत हो जाती थी कई बार, रो जाती थी, मैं नहीं गा पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी धीरे 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 फिर मुझे कौशिंदर अंकल मिले, उनके साथ भी मैंने उनकी लिखी हुई, मतलब जो वो गाते हैं उन्हीं के द्वारा गाई हुई मैंने लिखी, तो उनके साथ मैंने गाया। फिर मैंने हिम्मत करी, वाकई मैं भजन गाती थी, एक टीला भैया हैं जेवर के, उनके साथ तो भजन गाए थे मैंने पहले तो शुरू में कुछ 1-2 साल जागरण करती थी। उसके बाद रागनी शुरू करी। कौन से ईयर का दौर होगा लगभग? लगभग ये बात है सन 2009-10 की। हाँ, जब मैं भजन शुरू किए मैंने और रागनी 2010 के बाद रागनी शुरू की। मैंने प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम बहुत बाद में किए थे। उससे पहले मैंने ऋषिपाल खदाना जी के साथ आकाशवाणी में रेडियो पर उन्होंने मुझे गवाया था उस समय। मतलब स्टेज प्रोग्राम से पहले मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी। अब वैसे मैं गाती, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा अच्छा गाती थी या बहुत अच्छी मेरी आवाज़ हो सकती है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग अपनी स्टूडियो से ही की थी। राम कुमार लखा जी के साथ मैंने रागनी सबसे पहले गाई थी स्टूडियो में। तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि जब जिस समय मेरा कोई स्टैंड था ही नहीं, उस समय बहुत ही ऊंचे स्तर के कलाकारों के साथ मैंने शुरुआत की थी। गुरु किसको मानते हैं आप? गुरु मेरे साथ बहुत लोगों ने मेहनत की। मेरा जो दिल मानता है, अमित चौधरी को मेरा दिल गुरु मानता है, क्योंकि बाल वाले। हाँ वही मतलब कि उसने मेरे साथ बहुत मेहनत की। उस समय मेहनत की कि जब जिस समय लोग मेहनत करके राजी नहीं रहते,
उसने मुझे ब्रह्मपाल जी को अगर सबसे पहले दिखाया तो अमित ने दिखाया। फिर उसके बाद ब्रह्मपाल जी के साथ जुड़ने के बाद मैंने एक अपना लेवल समझा, मतलब मुझे मतलब बहुत ही प्राउड फील होने लगा कि इतने बड़े कलाकार के पास में आई हूँ। हाँ, तो गुरुजी मैं उन्हें भी मानती हूँ और अमित को भी मानती हूँ। अमित आजकल कहाँ रहते हैं? वो नीमराना में रहते हैं। वो ग्रेटर नोएडा रहते थे लेकिन अब नीमराना में। हाँ। ओके। तो फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम किसके साथ आपने किया? मैंने है ध्यान आपको कुछ? मैंने ऐसे तो मुझे याद है लाइफ में सबसे पहला चौरौली गांव में मैंने कार्यक्रम किया था, जो भैया मुझे रियाज कराते थे उन्हीं के साथ। और मुझसे गलत मलत सा भी हो गया था, बहुत अच्छा गाया भी नहीं गया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार कोई प्रोग्राम किया तो वो ऋषिपाल खदाना जी के साथ ही किया था। तो आपने अपने लिखी हुई रागनी भी कुछ गाई अपने आप? नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ। किसकी रागनियाँ ज्यादा आपने लिखी हुई गाई? कौन? मैंने देखो, हम अगर नारनौल, झुंझुनू, अगर हम इस बेल्ट में हरियाणा में रोहतक या फिर झज्जर इस साइड के प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी, मांगे जी, मेहर सिंह जी, जगन्नाथ जी, जनार्दन जी, ये पसंद ही वो लोग यही करते हैं। हम उनकी लिखी, हमारा क्या है कि पब्लिक जिससे खुश हो जाए हमें वो गाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उन रागनियों को, उनकी लिखी हुई रागनियां पसंद करते हैं, उन्हीं की उधर साइड में ज्यादा गाते हैं। बाकी अगर मेरी आत्मा को प्रसन्नता जो मिलती है वो लड्डन सिंह जी की और जयकरण जी की कविता को गा के मिलती है। लड्डन सिंह की कौन सी लिखी हुई रागनी आपको ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे उनकी कोई रागनी ऐसी नहीं है जो जिसे मैं कम आंकती हूँ, लेकिन एक रागनी है, उन्होंने पूरनमल के किसी की एक रागनी लिखी है, उसमें लास्ट में जो अपने लिए उन्होंने लिखा है, मैं उसे सुनकर और बोल के जब मैं उसे सुनती हूँ तो हर्ट हो जाती हूँ। ये उस समय की रागनी है कि जब पूरनमल को उनके माता पिता ने, कहते हैं कि मरवा दिया था, जो मौसी थी उसने झूठा आरोप लगा के, तो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपनी योग माया से दोबारा जीवित किया। लेकिन जीवित होने के बाद उन्होंने बोला कि अब तो वहां वापस चले जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन गुरु का जब बार बार आदेश हुआ तो वो चले गए। वहां उनके पिता ने कहा कि बेटा वापस आ जा, तो उन्होंने मना किया, जब आपने मुझे मरवाई दिया तो मैं वापस आके करूंगा क्या? मेरा आपका क्या रह गया? कोई संबंध नहीं है हमारा। तो वो हाथ जोड़ी, विनती की। तो यहाँ की एक रागनी है, वो पिता कहते हैं कि चल तार फकीरी बाणा बेटा, तने राज सौंप दूं सारा। तो वो रिप्लाई करते हैं कि मैं गोरखनाथ गुरु का बेटा, अब पूरनमल ना थारा। ये रागनी है। तो उसमें लास्ट में लिखा है कि तेरा खेड़ी गांव नावला में हर लोग ठिकाना चाह रहा। तो उन्होंने लिखा है, बता एक जगह कैसे रुक जाएगा ये घूमनिया बंजारा। वो बताते हैं कि जाति से बंजारे थे। तो ये जब मैं सुनती हूँ ना ये लाइन, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ बहुत। लड्डन सिंह तो फेरी वेरी लगाते थे, शायद कपड़े उपड़े बेचते थे। इतना तो मुझे नहीं पता। हाँ, फेरी वेरी का मतलब बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत अच्छे, जितनी तारीफ करूँ कम है। हाँ, मैं मिली हूँ, कई बार मिली हूँ। उनके घर जाने पे वो बहुत अच्छी सेवा करते थे कलाकारों की, बहुत अच्छी। उनका एक बेटा है, उनका नाम भी शायद मनोज है शायद, तो वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। तो रागनी जब आप गाना स्टार्ट कर रही थी तो आपको मतलब फैमिली का फेवर, मतलब फादर मदर सबकी सपोर्ट थी? ऐसा? मम्मी की तो नहीं थी उस समय, पापा की थी। मम्मी कहती थी, क्योंकि देखो गांव में एक, हालांकि रागनी तो एक बहुत अच्छी चीज है अगर सोचा जाए तो। जो चीजें लोग भूल गए हैं उन्हें हम सुनाते हैं लोगों को। किताबों में तो वो पढ़ाते नहीं है भाई, कहाँ पढ़ाते हैं कि कौन हरिश्चंद्र था। अब तो मैथ साइंस वगैरह वगैरह इतनी पढ़ाई है, हाँ नहीं पढ़ाते उन्हें। वो रागनियों के माध्यम से बुजुर्ग सुनने में खुश भी बहुत रहते हैं, लेकिन मम्मी कहती थी कोई क्या कहेगा, गाना बजाना ये क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। पापा कहे पागल है तू, तो नाम हो जाता है दुनिया में, दुनिया देखती है, गलत मत गाओ, अच्छा गाओ। संगीत कोई ऐसे थोड़ी, और वैसे भी कहते हैं कि सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। हर चीज के दो पहलू हैं। हाँ बिल्कुल। कौन से पहलू पे काम कर रहे हैं वो बड़ी बात है। मम्मी ने फिर जब धीरे धीरे जब मैंने भजन शुरू किए तो फिर मम्मी ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। जी। पापा ज्यादा करते थे, मेरी दीदी बहुत करती थी, भाई बहन, भैया तो मेरे छोटे थे, दीदी मुझसे बड़ी थी। दीदी ने कहा था कि जो भी करना अच्छा करना लाइफ में। तो फिर तो बाद में सबकी सपोर्ट मिल गई, शुरू में पापा की थी। आपके मनपसंद रागनी कौन सी है जिसको आप गाना पसंद करती हैं स्टेज पर? एक रागनी है हरिश्चंद्र के किस्से की जी। और उस समय की है कि जब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से वो कर मांगा, उनके पास कुछ नहीं था कि भाई मैं तो आपके साथ ही काशी में बिकी हूँ, मेरे पास क्या है, मैं तो काम करती हूँ और भोजन खाती हूँ, कहाँ से कर दे दूंगी। तो कहते हैं उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया था। तो उन्होंने वो जाके कालिया को जब दे दिया तो उसने पूछा कि ये क्या है, यहाँ इतना कौन गरीब है जिसके पास कर और कफन भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये मत पूछो। जब उन्हें
बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश की। तब हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, यहाँ की एक रागनी है जी। कि फूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का। हाय रे काले हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का, फूटी तकदीर मेरी। ये रागनी मुझे बहुत हद से ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा। हालांकि मैं गाती कम हूँ, गाते तो माहौल के हिसाब से हैं, लेकिन रागनी बहुत अच्छी है। और इस रागनी को मैंने सुना था सबसे पहले सुरेंद्र भाटी के द्वारा। सुरेंद्र भाटी भी अच्छा गाते हैं, बढ़िया, उनका अच्छा है। अगर तो भजन में ज्यादा रागनी भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, एक अच्छा आवाज, हाँ। बढ़िया गाते हैं। अगर मेरी बात आप करो तो हालांकि जैसे बॉलीवुड है, वहाँ लता मंगेशकर जी हैं, किशोर कुमार जी हैं, वहाँ कोई भी गायक ऐसा नहीं है जिसमें आप कमी निकाल सको। कोई भी, सबका अपना अपना एक अलग पैरामीटर है। कोई भी कलाकार वहाँ ऐसा है ही नहीं जिसमें हम इतनी सी भी कमी निकाल सकें। एक से एक ऊपर है। लता जी जिन्हें साक्षात सरस्वती का रूप माना गया है, लेकिन फिर भी मैं अगर लेडीजों में मेरी पसंद की बात की जाए तो मुझे आशा भोसले की आवाज़ बहुत पसंद है, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ बहुत पसंद है, और जहाँ रफ़ी साहब उनके कहने ही क्या। लेकिन अगर मुझे पसंद है तो मुझे शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज बहुत पसंद है। वैसे ही रागनी में एक से एक ऊपर कलाकार हैं भाई, पुराने हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनकी कोई होड़ नहीं है। कौशिंदर खदाना अपने आप में एक अलग चीज़ थे, अलग ही ट्यूनिंग थी उनकी आवाज़ में, वो अलग ही चीज़ थे। ब्रह्मपाल जी, सतपाल जी, करमपाल जी सब हमारे आदरणीय हैं, मेरे सब गुरु तुल्य हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन मुझे नए कलाकारों में अगर गायकी पसंद है तो सुरेंद्र भाटी की। सुरेंद्र भाटी की उनका अलग है, अच्छा है, आवाज़ ही बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी। और जो फीमेल सिंगर है इनमें आपको कौन पसंद है? फीमेल सिंगर में मुझे झुंझुनू वाली प्रीति पसंद है। प्रीति, हाँ। ललिता भी अच्छा गाती थी। ललिता, हाँ। तो वो तो बिंदास गाती है, हाँ, रागनी वालों में अलग ही होता है। और अगर भजनों की बात करी जाए तो आजकल के जो पुराने हैं या फिर जो लोक संगीत के स्टैंड से जो भजन गाते हैं तो वो मुझे पसंद है, चित्र विचित्र। अच्छा, वो दोनों जो हाँ, बहुत पसंद है मुझे। तो आप स्टेज प्रोग्राम करने लगे तो फाइनेंशियल व्यवस्थाएं कैसी रहीं? जिस समय मैंने स्टार्ट किया था जी। मैंने बहुत गरीबी का दौर देखा है, बहुत। मेरे पिताजी तो एक किसान ही थे, और उस समय कई बार मैं बाइक पे प्रोग्राम करने जाती थी जी। छोटी थी तो बाइक ले ली। मुझे आज भी याद है, पल्सर बाइक ली थी पापा ने शुरू में। तो मैं जब जागरण की मैंने रागनी आपने देखी तो बहुत आप पे पतली सी, काली सी, बड़ी गंदी सी लगती थी लेकिन अब ठीक है, चलो, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। तो मेरे पिताजी जब मुझे जागरण गा के मैं आती थी रात को तो बाइक पे ऐसे सो जाया करती थी कभी कभी। तो मैंने गरीबी का समय भी देखा है, बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से मैं नहीं हूँ, लेकिन जो ससुराल वाला ये फैमिली है ये बहुत बेहतर है। ठीक। शादी का क्या रहा? शादी कैसे आपकी, मतलब कब हुई शादी और कैसे? शादी मेरी 2015 में हुई थी, 10 मार्च को। तो शादी आपने अपनी पसंद से की या कैसे क्या रहा? शादी मैंने अपनी पसंद से की थी। एक्चुअली मैं सुरेश गोला जी के साथ एक कार्यक्रम में आई थी पलवल जी। तो वहाँ मेरे हस्बैंड जो है ये रेसलिंग करते थे, तो ये रागनी के शौकीन हैं और ये कौशिंदर खदाना के बहुत बड़े फैन हैं। आपके जो हस्बैंड हैं हाँ। रेसलिंग मतलब क्या करते हैं? पहलवानी करते हैं वो। पहलवानी करते हैं। हाँ, तो उन्हें रागनी बहुत पसंद थी और कौशिंदर खदाना की बहुत ज़्यादा पसंद थी जी। तो वो रागनी सुनने गए सुरेश गोला की। तो मुझे तो नहीं पता था कि भाई बहुत पब्लिक आती है, कौन आया है कौन गया, मुझे नहीं पता था। लेकिन सुरेश ने मुझे बाद में बताया था कि एक लड़का है, पहलवानी करता है, अच्छे फैमिली से है और तुम्हें लाइक करता है। मुझे कह रहा था भाई मैं इस लड़की को डायरेक्ट ही ये बोला, कोई ऐसी वैसी उसने बात ही नहीं की, डायरेक्ट ही ये बोला मुझे इससे शादी करनी है, मुझे ये अपनी जीवन साथी बनानी है, बस उन्होंने यही बोला था। तो मैं तो डरती थी, मैंने कहा पापा आए, डर लगता है मुझे, मैं बच्ची थी, मैंने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। 1-2 साल बीत भी गए। तो सुरेश ने मुझे कहा था कि फैमिली अच्छी है। तो जयवीर भाटी की बात मेरे मम्मी पापा ज्यादा मानते थे मैं उनके साथ रहती थी उस समय, सुरेश के और जयवीर के साथ रहती थी। नरदेव जी के साथ थोड़े बाद में आई थी। तो मैंने जयवीर को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो जयवीर ने कहा रुक मैं फैमिली देखूंगा। उसने फैमिली देखी, यहाँ तक वो आए मेरे लिए। पहलवान जी उनके घर भी गए थे, मतलब मीडिएशन जयवीर भाटी जी ने। हाँ, सुरेश गोला जयवीर भाटी दोनों का साथ था शादी के मामले में। हाँ, यहाँ से सुरेश ने, वहाँ से फोर्स, पापा को जो मनाया वो जयवीर ने मनाया था। जी। तो
जयवीर के घर जाके भी इन्होंने यह कहा था मुझे उस लड़की से शादी करनी है। तो बहुत लंबा मैटर है, मैं कहाँ तक आप कैसे मिली? मतलब आपने भी तो देखा होगा। हाँ, फिर मैंने इन्हें देखा पहली बार, तो मुझे सुरेश ने सारे से बताया था कि ये है वो लड़का जो शादी की कह रहा था, अच्छा लड़का है। तो मैंने एक नज़र उन्हें देखा तो मैं एकदम से ऐसे रह गई, मैंने कि इसके कान कैसे क्योंकि रेसलरों के कान टूटे हुए होते हैं, मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इनसे पहली बार बात की थी तो मेरा क्वेश्चन भी यही था, मैंने कहा एक बात पूछूं आपसे? बोले पूछो। आपको इन कानों से सही सुनता है क्या? मेरा क्वेश्चन यही था। तो बोले हाँ सही सुनता है। मैंने कहा ऐसे क्यों है? बोले ऐसे ही होते हैं पहलवानों के। फिर ऐसे हम धीरे धीरे बात करने लगे। ध्यान दिया हो। हाँ फिर और हाँ, अब तो मुझे आदत लगी, शुरू में बड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर इनके फैमिली से मिले, इनके मामा जी बहुत अच्छे हैं, परिवार अच्छा है सारा। मेरे परिवार से मिले, पापा आए यहाँ, तो उन्होंने मेरा परिवार देखा, एक दूसरे ने सब देखे, सबकी सुलह हो गई, सबकी बात हो गई। तो फिर कर दी, बोल ठीक है, बच्चे जिसमें राजी हैं हम उसमें राजी। हमारी शादी हुई, अच्छे से धूमधाम से शादी हुई थी, बढ़िया। तो अभी 2015 में शादी हुई। हाँ, लगभग 9 साल हो गए। हाँ 10वीं साल। हाँ 10वीं साल लग रही है। तो शादी के बाद जो हस्बैंड बोल रहे थे तो उसी तरीके का मतलब उन्होंने आपको सम्मान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे परिवार में मेरी शादी होगी, क्योंकि जैसे हम फैमिली थे नॉर्मल से, भाई नॉर्मल फैमिली है, अपने बराबर वालों से ही रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन मेरे पापा वाले परिवार से ये बहुत ऊपर हैं, बहुत। ये तो आपका भाग्य है और हाँ। आपकी अपनी काबिलियत है। और सबसे पहली बात ये कि सम्मान बहुत है परिवार का इलाके में ना। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। मेरी नंद है, वो भी बॉक्सर हैं। तो आपके ससुराल में कौन कौन लोग हैं? ससुराल में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देवर भी थे, वो एक्सपायर हो गए। मेरी नंद भी है एक जी, अच्छी खासा नाम है उसका भी, नेशनल में कई बार गोल्ड मेडल है, प्रियंका तेवतिया। हाँ, उनका पूजा बोरा का, स्वीटी बोरा का एक साथ में इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था। उस समय मेरे देवर की डेथ हुई थी, मेरे जब भी एड के एग्जाम थे। मेरे एग्जाम एक साथ छूटे और उनकी वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाई उस समय। फिर वो भाई एक खत्म हो जाने के बाद, जवान भाई, जिस दिन मेरा देवर खत्म हुआ था उस दिन 24 दिन ही उसकी शादी को हुए थे। अच्छा, सिस्टर की शादी को? नहीं, मेरे देवर की शादी को। देवर की शादी 24वां ही दिन था उस दिन। और ननद आपकी? मेरी नंद फिलहाल इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच है, अपनी एकेडमी चलाती है। उनकी शादी हो गई और इंटरनेशनल कोच हैं, वो एकेडमी चलाती हैं पलवल में बॉक्सिंग की। पलवल में बॉक्सिंग? हाँ, फिलहाल दुबई है। तो उनका अच्छा खासा अपना एक वजूद है, एक नाम है, एक रुतबा है, और हैबिट भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। और मैं तो ये कहूँगी कि हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि जैसा फैमिली मुझे मिला है, जैसी सास ससुर नंद सारा परिवार, छोटी माँ, सब ऐसा सबको मिले। नहीं, अच्छी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ। जैसे बिंदास अपने पापा के यहाँ रहती थी गाँव में, मायके में, ऐसे ही यहाँ रहती हूँ। हम तो अभी गाँव में आए थे तो हमने तो मनोज चौधरी का घर पूछा था। नहीं तो बता दिया होगा। कभी कभाई होता है कि एक लड़की के नाम से हम पूछ के जा रहे हैं। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है, बड़ी बात है, आपने एक ऐसी अपनी पहचान बनाई। आपके जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि चैनल को आप खूब सारा सपोर्ट करें और अच्छी अच्छी चीज़ें जो ये न्यूज़ डालते हैं उन्हें भी अच्छे से सुने। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, भाई क्या करें, समाज सुधार के लिए तो मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हर इंसान अगर अपने आप को सुधार ले, नहीं तो बड़ी बात है, तो समाज सुधर जाएगा। जब हम खुद सुधर जाएंगे बस तो अपने आप को सब सुधार ले। आप से ही होनी है, बिल्कुल। तो एक कोई और हमारे जो दर्शक हैं वो इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डिमांड आजकल कहाँ गाने की ज्यादा रहती है? कौन कौन से एरिया में ज्यादा? हम ज्यादातर कार्यक्रम करते हैं बहरौड, नालनौल, झुंझुनू। देखो हर जगह हर कलाकार की डिमांड होती है, हर जगह हर तरीके के श्रोता हैं जी। तो मैं ये तो प्रॉपर आपको नहीं बता सकती कि मेरी डिमांड ज्यादा कहाँ है। डिमांड इन द सेंस ये है कि गाने आप कौन से एरिया में ज्यादा गाती हैं? बहरौड, नारनौल, राजस्थान में ही ज्यादा रहते हैं हम। हाँ, और जो राजस्थान टच हरियाणा है वहाँ ज्यादा रहते हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी? हाँ, मध्य प्रदेश हम कई बार गए हैं, जबलपुर। यूपी और दिल्ली वाले आजकल कम राग नहीं सुन रहे हैं, क्या चक्कर है? ये तो यूपी वाले ही बताएंगे। चलिए,
एक कोई और रागनी हमारे दर्शकों को आप सुना दें, कोई उसके कुछ बोल, कोई और आपके फेवरेट को रागनी हो। रागनी तो सारी अच्छी हैं, सारी फेवरेट हैं जिन्हें गाते हैं। एक रूप बसंत के किस्से की रागनी है, मुझे बहुत पसंद है जी। और बड़े दिल से गाती हूँ उसे। रूप कंवर की माताजी वो बीमार थी, और जब बीमार इंसान हद से ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो यही रहता है कि भाई कब चल बसे, हालांकि स्वस्थ आदमी का भी नहीं पता कब चला जाए जी। तो वो अपने महलों में बताते हैं कि लेटती रहती थी। वहाँ उनके महल में एक पेड़ था, चिड़िया चिड़ा उसमें घोंसले में रहा करते थे। एक बार वो चिड़िया मर गई थी, वो रानी ने अपनी आंखों से मरती हुई देखी। 2-4 दिन के बाद जब रानी ने गौर किया तो उस घोंसले में एक दूसरी चिड़िया भी थी चिड़े के साथ। तो बताते हैं कि उसने, जो दूसरी चिड़िया आई थी, उसने जो पहली चिड़िया के बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें मार डाला था जी। रानी ये सोचने लगी कि भाई मेरे पति राजा है, मैं रानी हूँ, और राजाओं के कई शादियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए तो मेरे पति भी दूसरी शादी कर लें और मेरे बच्चों को भी वो दूसरी जो मौसी आए वो मार डाले, या उनके साथ कोई अदर ऐसा बिहेव करे जो बहुत गंदा हो, मेरे बच्चे दुख पाएं। तो यहाँ की रागनी है, राजा को अपने पास बुलवाया और हाथ जोड़ के बैठ गई, महाराज मेरी अंतिम सांस है, ये पता नहीं कितने दिन की हूँ मैं, तो एक गुजारिश है आपसे, अगर मानो तो एक विनती मान लेना। बोले रानी क्या? तो यहाँ वो क्या कहती है, यहाँ की ये रागनी है कि मैं हाथ जोड़ के कह रही सू, मैं हाथ जोड़ के कह रही सू, मेरा इतना कहन पुगई हो, मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवइए, हाथ जोड़ के कह रही सू। बहुत अच्छी रागनी है ये। इसका ना बहुत पहले हम बहुत छोटे थे तो इसका वो भी होता था, क्या बोलते थे उसको, पहले स्वांग जो होते थे। हाँ। तो रूप बसंत का हम बचपन में बहुत छोटे थे तो गाँव में हुआ था। तो ये बड़ी एक पूरणमल और ये दो तो बड़ी एक मार्मिक स्टोरी है इनकी। तो आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई रागनी की और एक आज तक चली आ रही है, तो बीच में आपको, जैसे कि आप लड़की थी, तो कहीं कोई इस तरीके की कोई समस्या या किसी के बिहेवियर में, किसी में कुछ इस तरीके की कोई समस्या नहीं? कभी भी नहीं। मेरे पापा मेरे साथ रहते थे हमेशा, शादी से पहले और शादी तक पापा ही रहे थे, यहाँ तक कि शादी के 1 साल बाद भी पापा ही रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेसलिंग करते थे उस समय। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे। और जब फैमिली का कोई बंदा, भाई पिता से ज्यादा रक्षक कौन हो सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पापा के साथ ही हमेशा मेरा आना जाना हुआ, कभी कोई लाइफ में ऐसी बात नहीं हुई मेरे साथ। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हाँ, लेकिन हाँ मेरे एक्सीडेंट बहुत हुए थे स्टार्टिंग में। हाँ, मेरे दांत टूट गए, देखो सारे दांत टूट गए थे मेरे स्टार्टिंग में। एक्सीडेंट बहुत किए पापा ने। बाइक से अपना? नहीं, गाड़ी से भी बहुत हुए थे उस समय। शादी के बाद कभी ऐसा चांस नहीं हुआ। एक्चुअली पापा ने गाड़ी सीखी भी तब थी जब मैंने गाना शुरू किया था, जरूरी समझा उन्होंने उस समय। पहले आप बुजुर्ग लोगों के साथ कर रही थी, फिर बाद में पहले। हाँ। बहुत अच्छे हैं ये भी ना, कभी खाने पहनने से कोई रोक टोक है, किसी से बातें करो, कहीं जाओ कहीं आओ, कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, मेरे फैमिली में कोई बंदिशें वाली बात है। बिल्कुल मैं ये कहूँ कि सबको ऐसा ही मिले। नहीं, बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी मनोज चौधरी ने बड़ी बेबाकी से अपने जीवन के बारे में और अपना उनका रागनी का सफर रहा है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।